अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूँ सही रमन। नाज़रीन, चल मेरा पुत पार्ट 4 का रिव्यू आपके लिए हाजिर है। 1 अगस्त को ये फिल्म रिलीज़ हुई है और पूरी दुनिया में रिलीज़ हुई है। पाकिस्तान में भी ये फिल्म आई और इससे पहले आपको पता है कि 3 पार्ट आ चुके हैं और पार्ट नंबर 5 जो है यानी 5वां पार्ट जो है वो 2026 में नेक्स्ट ईयर आएगा। ये बिल्कुल एंड पे उस पर लिखा हुआ आता है। फिल्म की कास्ट के हवाले से अगर बात कर लें तो इसमें लीड रोल तो वही अरमिंदर गिल और सिमी चहल कर रहे हैं। पाकिस्तान से इफ्तिखार ठाकुर, नासिर चिन्योटी और अकरम उदास इस फिल्म का हिस्सा है। इसके साथ 2 करैक्टर और जो पिछले उसमें भी थे, उनके नाम अगर क्या क्या है वो भी हैं इसमें। एक जो 52 साल का अपने आप वो बताते हैं, चाचा जिसे कहते हैं, सारे छेड़ते हैं, और एक वो जो करली बालों वाला है वो भी है। और इसके साथ जो पाकिस्तानी का एक किरदार अदा किया है जो पाकिस्तानी है वहाँ पे और पुलिस में है, उस वो भी बीच में शामिल है। और भी छोटे छोटे करैक्टर शामिल हैं। गाफा का करैक्टर भी बड़ा अहम है और गाफा के बच्चे, गाफा का एक बेटा है, फिर एक वो दादा जो बना है जिसको तंग करते हैं सारे, वो वहाँ पे जो ठेकेदार है या जो सुपरवाइज़र है जो भी वो तंग करता है, वो ये सारे करैक्टर इसमें शामिल है। जवानी जख नहीं मारी जी, मैं कदी चवल नहीं मारी जी, बंदा किवें मार पेपर है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? या ब्रिटिश पासपोर्ट। सर आई नो माई राइट्स बट यू डोंट नो माई राइट्स। मसले मसाइल कहानी के हिसाब से देखा जाए, आपको पता ही है कि पार्ट 2 के बाद इनकी शादी हो जाती है जिंद्र की और सेवी की। तो उस शादी के बाद इनकी लाइफ कैसी गुजरी है वो एफर्ट ही करते हुए नज़र आ रहे हैं वहाँ पे प्रदेश में। और जो बाकी करैक्टर हैं वो तो मज़ीद बुरे हालात हैं, क्योंकि वो कच्चे और पक्के वाला जो चक्कर है, ये कम से कम पक्के तो हैं दोनों, बाकी सारे कच्चे हैं। और वो भी एफर्ट करते हुए नज़र आते हैं किस तरीके से परदेश काटी जाती है, पिछले जो पीछे वाले हैं उनको किस तरीके से पूरा पारा किया जाता है, किस तरीके से दुख और गम और पत्नी क्या गया, सारा कुछ इस कहानी का हिस्सा है। लेकिन इसमें इस दफ़ा इनके साथ मर्डर का इल्ज़ाम इनके ऊपर लग जाता है। जब मैंने ट्रेलर देखा था तो मुझे लगा था कि शायद इस एलिमेंट की वजह से कहानी जो है थोड़ी भारी हो जाएगी और उसमें हो सकता है कि कॉमेडी का एलिमेंट ना पाया जाए, लेकिन वो उस इल्ज़ाम लगने के बाद भी बदरजा एहतम यानी कि बहुत भरपूर तरीके से मौजूद है कॉमेडी का एलिमेंट। तो कहानी मैं ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करता, आपको पता ही है कि जो सीक्वल चल मेरा पुत के चल रहे हैं उसके हिसाब से इसके अंदर भी उन्हीं किरदारों की सारी कहानी है। वही पैसे को किसी ने अपनी सास को वहाँ बुलाना है, किसी ने बच्चों की फ़ीसें भरनी है, किसी ने भट्टे लगाने हैं, वही जो अपने नासिर चिन्योटी साहब ने, तबरेज़ ने, इफ्तिखार ठाकुर साहब के अपने मसाइल हैं, चोई साहब के, तो ये सारा और जो अरमिंदर गिल और जो मियाँ बीवी दोनों हैं उनके अपने हैं, उनके साथ जो 2 और हैं उनके अपने मसले मसाइल हैं। तो ये कहानी मैं ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करता, लेकिन ये कहानी मुझे लगता था कि जैसे मुझे शायद ये पार्ट 2 के मुकाबले में कुछ ढीली लगे कॉमेडी के हिसाब से, लेकिन भरपूर तरीके से कॉमेडी है इसमें। एक एलिमेंट जो हमने जिस सिनेमे पे देखी है वो वहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि बाकी सिनेमे पे मैंने अगर इस सिनेमे की फिल्म की ड्यूरेशन देखें तो 2 घंटा 23 मिनट या 21 मिनट आ रही है, लेकिन जिस सिनेमे पे हमने देखी वहाँ पे पूरे 2 घंटे की है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर गाने नहीं डाले गए। एक गाना जो है वो जो टब्बर और पल दे और वो जो अरमिंदर गिल के गाने हैं, वैसे आपको यूट्यूब पे मिलेगा, और भी 1-2 गाने हैं वो उस पर, इसमें तो गाने दिखाई नहीं, एक गाने के अलावा, वो भी बस ना होने के बराबर था, 1-1.5 मिनट का। तो गाने इसमें मिसिंग हैं इस सिनेमे की वजह से जहाँ पे हमने देखे। मैं ये नहीं कहता कि गाने उन्होंने डाले नहीं हैं, वो डाले होंगे। तो आप भी किसी ऐसे सिनेमे पे फीडबैक लेके देखें जहाँ पे आपको गानों समेत फिल्म देखने को मिले, क्योंकि आपको ब्रीदिंग स्पेस मिलती है, गाने से आपको थोड़ा मूड चेंज हो जाता है। तो अगरचे इस फिल्म के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप बोर हों या जिसमें आप गानों का सहारा ढूंढेंगे। कॉमेडी का मैंने जिस तरह बताया, इफ्तिखार ठाकुर साहब से ही शुरू कर लेते हैं, क्योंकि उनकी वजह से फिल्म शायद इंडिया के अंदर प्रॉब्लम में, तो उन्होंने क्योंकि दिया था, तो इफ्तिखार ठाकुर साहब ने अपना किरदार उसी तरह अदा किया। इस दफ़ा फ़र्क ये है कि वो अपना अलग गोल्डन मैन बने हुए नज़र नहीं आते, बल्कि वो इनके साथ ही मिल के काम करते नज़र आते हैं। और फिर इस काम के दौरान जो कुछ उनसे होता है वो वहाँ पे प्रॉब्लम होती हैं। वो गाफा जो एक करैक्टर है उसके हवाले से वो उनके साथ ही इफ्तिखार ठाकुर साहब है। और ख़ास तौर पे उनके कुछ सीन बहुत ही अच्छे हैं जिसमें वो चाबी लेने के लिए जाते हैं वो, और कुछ डायलॉग, इस तरह की कुछ चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ 'ਚ किस चीज़ की कमी है। इसी तरह तबरेज़ जो है नासिर चिन्योटी, कहीं कहीं उनके बड़े भरपूर डायलॉग हैं। और मतलब आप ये नहीं कह सकते कि तीनों किरदारों में कितनी इफ्तिखार ठाकुर आगे रहे हैं या नासिर चिन्योटी या अकरम उदास का कम काम है, इस तरह का नहीं है। कुछ सीन जो सिचुएशनल हैं उसमें
तीनों में से कोई ना कोई एक दूसरे से सबकर लेता हुआ नजर आता है, तो एंड पे आपको ये फील होता है कि तीनों ने बराबर अच्छा काम किया है। 2 मिनट ही ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇਂ ਨਾ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਚੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ। मैं इन तीनों की इसलिए पहले भुगता लूँ ज़रा काम के हिसाब से। फिर जो अकरम उदास साहब हैं उनका भी अपना एक स्टाइल है बोलने का। अच्छा, मज़े की बात है कि इन तीनों के किरदार तो है ही है। अरविंदर गिल जो थे उसमें कंपैरेटिवली पार्ट 2 में उनकी कॉमेडी का लाइन ज़रा कम थी या वो उस तरह से नहीं थी, लेकिन इसमें उनका किरदार भी बड़ा जानदार है। ख़ासतौर पे जब वो वेटर बनते हैं और वेटर बनने के बाद बार बार पुलिस वाले के पास आके कान में जो कुछ कहते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸਿਵਲ ਚਾਵੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਚੀਮਾ ਵਾਈ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਿੱਕੀ ਪਾ ਲਾ ਯਾਰ। और ये भी अपनी जगह पे फिर वो जो 2 करैक्टर हैं, 52 उस चाचे को तो छेड़ते हैं सिर्फ, वो कहता है जी मैं 52 साल का हूँ, वो कहते नहीं तो 60-70 साल के दे हो गए हो तुसी तो पता नहीं कितने हो गए हो। तो इस तरह के बीच में कॉमेडी है और जिंद्र ने भरपूर तरीके से अच्छा काम किया उसी तरह। और जो सीमी चाहल है उनकी तो क्या ही बात है, उनके डायलॉग डिलीवरी बहुत ही नेचुरल है। वो गुस्से में हो, वो प्यार से बोलें, वो नॉर्मल उसमें बात कर रही हो तो उनकी आवाज़ की पिच चेंज होती है, लेकिन वो बड़ी नेचुरल लगती है। उनके फेस के एक्सप्रेशन बड़े नेचुरल हैं, कहीं पे भी आपको ओवर है तो बड़ी ही गॉड गिफ्टेड उनके अंदर क्वालिटी है और बहुत ही ज़बरदस्त वो उन्होंने काम किया हमेशा की तरह। ਤੁਰਿਆ ਕਰਨਾ ਪਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਡਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਲੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਭੁੰਜੇ ਬੈ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਏ ਤੂੰ ਹੀਰੀਏ। ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਘੁਮਾਉਣਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ यूके, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ नहीं। जो गाफा का किरदार था उन्होंने भी अपने किरदार के साथ इंसाफ किया। गाफा एक ऐसा किरदार है जिसकी वजह से सारा मसला खुलता है, तो वो अपनी जगह पे ज़बरदस्त है। डायरेक्टर ने सबसे भरपूर काम लिया और उन्होंने ख्याल रखा है कि किस किस जगह पे ज़रा सा आपको जब फील होता है कि मुसलसल डायलॉग हैं, हंस रहे हैं, तो उसके बाद कुछ ना कुछ बीच में ऐसा डाल दिया जाता है कि जिसमें आप थोड़ी देर के लिए संजीदा हो जाते हैं और आपको थोड़ा हंसने से फुर्सत मिल जाती है, क्योंकि मुसलसल हंसना भी एक काम मुश्किल काम है। तो आप स्टेज ड्रामा देखने जाएँ तो आप पहले हाफ में तो बड़े हंसते हैं, अगर आप लाइव उस किसी हॉल में बैठ के देख रहे हैं तो उनका ट्रेंड नहीं है, लेकिन दूसरे हाफ में मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं बोर होना शुरू हो जाता था। मैं कहता था यार क्या एक ही चल रहा है काम बस उस टाइम से। तो फिल्म के अंदर ये चीज़ नहीं। फिल्म में मैंने बताया ना कि गाना अगर हो आपको और किस्म की स्पेस मिलती है, फीलिंग और किस्म की आती है, आप एक मूड के साथ नहीं बैठ सकते, इसी वजह से फार्मूला फिल्म बनाई जाती है। लेकिन ये कॉमेडी फिल्म है, इसके अंदर कॉमेडी का बहुत ज़बरदस्त तरीके से ख्याल रखा गया। आपको ज़्यादा देर तक वेट नहीं करना पड़ता कि अब आपको लाफ्टर का इंतज़ार है, अब कोई कॉमेडी आएगी पता नहीं फिर आप हंसेंगे तो क्या क्या लगाएंगे, तो उस तरह का कोई चक्कर नहीं है। आपको भरपूर तरीके से फिर गाफा के साथ वो जो दूसरा लड़का था जो दादा, जिसके दादे को बड़ा तंग करते हैं, उसने भी अच्छा किरदार अदा किया, दादे ने भी अच्छा किया। गाफे के बेटे के अंदर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आई है, वो कहीं से भी पंजाब का नहीं लग रहा था। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਤੀ ਕਤਲ ਤੋਂ। उसके लहजे के अंदर वो टच नहीं था जो बाकियों के अंदर है उस तरह का, तो वो मतलब साफ नज़र आता था। लेकिन जो पुलिस वाले का किरदार है, पुलिस वाले का किरदार शुरू में बड़ा डैशिंग ये वो फलाना, और उसके बाद ऐसा ऐसा वो भी थोड़ा सा कॉमेडी डायलॉग उसके भी बीच में है, ज़बरदस्त है। मैं मतलब डायलॉग अगर डिस्क्लोज करना शुरू कर दूँ, क्योंकि ये वही तो इसकी जान है, जिसमें ख़ासतौर पे हमारे जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं वो बोलते हैं और ये बाकी बोलते हैं। तो चल मेरा पुत, अगर आपको पंजाबी समझ आती है, आप पंजाबी फिल्में देखते हैं, और इनकी तो पंजाबी बड़ी मज़े की होती है, ए की करदा वा ओ जांदा वा इत्थे जिंदर की करदा वा, और सैवी कोई ना परेशान नहीं होईदा, तो वो बड़ा मज़ा आता है देख के ना। तो अगर आप कॉमेडी पंजाबी समझते हैं तो आपको ये फिल्म लाजमी देखनी चाहिए। आप इंजॉय करेंगे, और ये गारंटेड मैं कह रहा हूँ कि ये आप इंजॉय करेंगे, जाके आप हंसेंगे, बाकायदा आपको मज़ा आएगा फिल्म देखने का। अब अगर आप मेरे से पूछें कि सरदार जी में पहला फ़र्क तो ये है कि दिलजीत दोसांझ एक सुपरस्टार है, उसका एक ओरा है। गाने अरविंदर गिल भी खुद गाते हैं, वो भी गाते हैं, लेकिन ये थोड़े लो लेवल पे हैं अपने स्टेचर के हिसाब से। लेकिन दिलजीत दोसांझ जो है वो कॉमेडी लाइन बोलने में एफर्ट करते हुए आपको नज़र आते हैं। वो आप इसका सरदार जी वाला भी देख लें या जहाँ पे भी, तो आप नासिर चिन्योटी, हालांकि उसमें इतना काम नहीं था नासिर चिन्योटी का, लेकिन वो नासिर चिन्योटी के आगे भी लाइनें बोलते हुए एफर्ट करते हुए नजर आते हैं। इसमें अरविंदर गिल की एक तो लाइनें बड़ी अच्छी हैं, दूसरा उनकी डिलीवरी भी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू हिम दिलजीत दोसांझ।
उनका अपना एक है, मैंने जैसा बताया कि दिलजीत दोसांझ को क्रेडिट ये ज़रूर जाता है कि पाकिस्तानी अदाकार या तो होते नहीं है इसमें, तो चलो हानिया आमिर थी, उसकी वजह से लोगों ने फिल्म देखी कि ज़िद में भी आके देखी कि इंडिया ने पाबंदी लगी है तो हम भी ज़रा जाके देखते हैं। लेकिन हानिया आमिर के अलावा अगर आप सरदार जी देख लें, जट एंड जूलियट वाले देख लें, जो भी देख लें, तो उसमें आपको पाकिस्तानी अदाकार कम नजर आते हैं। इसके बावजूद भी वो फिल्म चलाते हैं। पाकिस्तान में सरदार जी के बाद भी अगर दूसरी फिल्म जिसने हाईएस्ट बिजनेस किया जट एंड जूलियट है, और कोई नहीं है। लेकिन चल मेरा पुत जो है वो सरदार जी से बहुत आगे है, कहानी के हिसाब से भी वो सरदार जी बस कहानी भी ठीक है, और इसके किरदारों के हिसाब से भी, खासतौर पे जो हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं इन्होंने ऐड किया बीच में, हमें पहले भी ऐड किया था चल मेरा पुत में, अभी भी ऐड किया है और मज़ा आता है देख के। तो सरदार जी से ये फिल्म हर लिहाज से आगे नज़र आती है। गाने मैंने बताया ना कि सैनमे वाले ने किया, मैं उस पर फिल्म के डायरेक्टर पे या फिल्म के प्रोड्यूसर पे या फिल्म वालों पे मैं इल्ज़ाम नहीं देता, तो ये इनकी मस्ती है। लेकिन फिल्म के अगर पॉइंट ऑफ से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, फिल्म का सिनेमा फुल था। और अगर आप कल मैंने चेक किया सैनिपैक्स को, तो ये रात को 11:45 पे भी फुल था, उसके ऑनलाइन चेकिंग की, तो इस वजह से मुझे कहीं और जाना पड़ा फिल्म देखने के लिए। तो फिल्म अभी आज का दिन है और कल का दिन है, इसके शोज़ बढ़ेंगे। अब मैं कुछ शोज़ की अगर आपको डिटेल बता दूं तो आपके सामने जिना पार्क में आज 4-5 शो हैं, और इसके साथ साथ इसका आपको नज़र आ रहा होगा लाहौर के अगर सैनिपैक्स पे देख लें तो वहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, गुजरांवाला का देख लें वो भी आपको गुजरांवाला वाला भी नज़र आ रहा होगा। और ख़ासतौर पे मैं ज़रा टेस्ट चेक करने के लिए क्यू सिनेमा और यूनिवर्सल सिनेमा लाजमी था, तो क्यू पे भी देख लें। आपको सरदार जी के अगर 8 शो नज़र आते हैं तो उसके 13 शो हैं मेरे ख्याल में शायद, और उसके 17 शो हैं उस पर एम्पोरियम जो है अपना यूनिवर्सल सिनेमा जो है वहाँ पे 17 शो है, और इसी तरह जो नेयर माल में है वहाँ पे भी अच्छे खासे शो हैं। तो ये है जनाब, इसका एक रिसेप्शन मिलेगा। मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में फिल्म जो है भरपूर तरीके से बिजनेस करती हुई नजर आएगी। बिजनेस कैसा करती है, इसकी रिपोर्ट क्या है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।